Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर में हमने एंजाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। हालांकि जो हमारा फेडरल बोर्ड का रिड्यूस सिलेबस है उसमें जो बेसिक आइडिया है एंजाइम का उसके बारे में टॉपिक निकाला हुआ है। डायरेक्टली एंजाइम स्ट्रक्चर से टॉपिक आपको कवर करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ज़ाहिर है कि अगले टॉपिक्स को समझने के लिए आपको एंजाइम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर लर्न करना चाहिए। इसलिए हमने पहले कल कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एंजाइम का उसके ऊपर रोशनी डाली थी और उसके बाद फिर फर्दर जो हमारा असल टॉपिक था एंजाइम स्ट्रक्चर उसको हमने कवर किया था। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम आज के लेक्चर में उसी चीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आखिर में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स को कोफैक्टर भी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर प्रॉपर एक्टिविटी। तो आज हम उसी कोफैक्टर की केमिकल नेचर और उनके रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल नेचर और रोल ऑफ कोफैक्टर, इसके हवाले से आप याद रखिए कि कोफैक्टर की तमाम एंजाइम्स को ज़रूरत नहीं होती है। आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि देर आर सर्टेन एंजाइम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन्स, तो उनमें भी अगरचे एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स पाई जाती हैं लेकिन उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। लेकिन बाकी जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं उन एंजाइम्स के केस में जब तक उनका कोफैक्टर नहीं मिलता तो वो एंजाइम एपो एंजाइम रहते हैं, और जैसे ही उनका कोफैक्टर मिल जाता है उनको तो वो फिर हॉलो एंजाइम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम का कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसको एक बार फिर थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ ताकि कोफैक्टर का रोल समझ में आ सके। देखिए, ये एंजाइम जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है ना, उनकी एक्टिव साइट की शेप यूँ समझ लें कि सबस्ट्रेट की शेप के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं होती। जैसे कि आपको इस मॉडल में दिखाया गया है कि ये प्रोटीन पार्ट है, जैसे हमने एपो एंजाइम का नाम दिया है। दिस इज़ एक्चुअली द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। तो ये प्रोटीन पार्ट जब तक इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोफैक्टर ये अटैच नहीं होता तो इसकी एक्टिव साइट की शेप अपने सबस्ट्रेट के साथ कंपैटिबल नहीं हो रही है। तो जैसे ही कोफैक्टर आकर अटैच हुआ तो कोफैक्टर के अटैच होने की वजह से अब सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट की कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, यानी उसकी जो एफिनिटी थी वो बढ़ गई है और अब सबस्ट्रेट अपने एंजाइम की एक्टिव साइट पर इजीली बाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो कोफैक्टर्स होते हैं, कोफैक्टर्स दरअसल एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर एक्ट एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। दे एक्ट एज ब्रिज, यानी एक राब्ते का काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ये एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। अगर ये ऐसे एंजाइम्स के पास ना हो जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, तो ऐसी सूरत में सबस्ट्रेट अपने एंजाइम की एक्टिव साइट पर प्रॉपरली फिट नहीं हो सकते। तो कोफैक्टर सबस्ट्रेट की एफिनिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, यानी आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इट increases the affinity of enzyme with its substrate. कोफैक्टर क्या करता है? It increases the affinity of enzyme. It increases the affinity of enzymes active site with its substrate. ठीक है, with its substrate. तो आप ये रोल भी इसका पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट की जो एफिनिटी है वो दरअसल कोफैक्टर की वजह से इंप्रूव हो जाती है। ये जो हमने यहाँ पे रोल ऑफ कोफैक्टर की बात की है ना, तो आपने रोल ऑफ कोफैक्टर में इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है कि कोफैक्टर जिन एंजाइम्स को रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि सारे एंजाइम्स तो कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं करते, बट जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं उन एंजाइम्स को कोफैक्टर क्या फैसिलिटेट कर रहा है?
कोफैक्टर का रोल क्या है एंजाइम्स के लिए, तो कोफैक्टर्स actually act as bridge between enzyme and the substrate, or in other words you can say that they increase the affinity of enzyme's active site with its substrate. ठीक है, तो ये आपने इसका रोल पॉइंट आउट करना है. अच्छा, अब जब तक ये कोफैक्टर ऐसे एंजाइम्स को नहीं मिलेगा तो वो एंजाइम अपने प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल एंजाइम एपो एंजाइम कहलाएगा. यानी जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर की जरूरत होती है उन एंजाइम्स में अगर ये कोफैक्टर ना मिले तो वो एंजाइम एपो एंजाइम रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं. और जैसे ही उनको कोफैक्टर मिल जाता है तो वो एंजाइम एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, दे बिकम होलो एंजाइम. ठीक है, तो ये हमने एपो और होलो एंजाइम का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था, और कोफैक्टर का ये रोल भी मैंने अब हाईलाइट कर दिया है. तो इंशाल्लाह अब आप रोल ऑफ कोफैक्टर ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं. जहां तक ताल्लुक है केमिकल नेचर का कि कोफैक्टर की केमिकल नेचर क्या है, तो कोफैक्टर के बारे में एक बात तो फैक्ट है कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, यानी ये प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन के अलावा इसकी कोई और नेचर हो सकती है. तो और नेचर क्या हो सकती है, तो और नेचर में आप देखिए कि कोफैक्टर जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. ठीक है, दे मे बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक आप जानते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते ना, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर दोस दैट कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर. तो कोफैक्टर की नेचर इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी हो सकती है. आप याद कीजिए कि एंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं. तो एंजाइम चूंकि जनरली प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, एंजाइम्स चूंकि जनरली प्रोटीन पर मुश्तमिल है, और अगर हम राइबोजाइम को भी इंक्लूड करें तो वो आरएनए के बने हुए, तो बोथ प्रोटीन एंड आरएनए आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो इस वजह से हम कहेंगे कि एंजाइम की नेचर ऑर्गेनिक है. ठीक है, एंजाइम ऑर्गेनिक इन नेचर है. इसी वजह से आपको याद होगा कि कल हमने एंजाइम्स को ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के तौर पर भी डिफाइन किया था. लेकिन ये जो कोफैक्टर होता है ना एंजाइम के साथ जिसने मिलकर काम करना होता है, ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. जो इनऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर्स होंगे वो ज्यादातर डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं. यानी डिटैचेबल से यहाँ मतलब यह है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा उस वक्त ये सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करते हैं, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये रिमूव हो जाते हैं. डिटैचेबल इस वजह से इनको कहा जा रहा है, यानी ये एंजाइम के साथ रिएक्शन के स्टार्ट में अटैच होंगे और उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने पर ये डिटैच हो जाएंगे. तो इनऑर्गेनिक नेचर की कोफैक्टर्स की ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है दैट दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स. और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऐसे कोफैक्टर्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है स्पेशली, सच कोफैक्टर्स आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स. आपने इनऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर्स के बारे में ये दो पॉइंट याद रखने हैं. एक तो ये डिटैचेबल होते हैं, ये एंजाइम के साथ रिएक्शन के स्टार्ट में हिस्सा लेंगे और रिएक्शन कंप्लीट होने पर उससे रिमूव हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और ये एक्टिवेटर्स कहलाते हैं. ठीक है, इनको एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है. तो इनऑर्गेनिक नेचर के ये कोफैक्टर्स जिनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है, इन एक्टिवेटर्स की एग्जांपल्स क्या होंगी, ये दरअसल डिफरेंट टाइप के मेटालिक आयंस पर मुश्तमिल होते हैं. जैसे ये आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मुख्तलिफ एंजाइम्स के साथ ये डिफरेंट इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक आयंस अटैच होते हैं, और उसके बाद जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा ये डिटैच हो जाएंगे. जैसे आप मिसाल के तौर पर देखिए, ये एक एंजाइम है मिसाल के तौर पर आप देखिए एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज ये हमारे बॉडी के अंदर एक पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पाथवे ग्लाइकोलिसिस. इस ग्लाइकोलिसिस का पहला रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज हेक्सोकाइनेज. तो हेक्सोकाइनेज नीड्स एन एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन. तो जैसे ही मैग्नीशियम आयन इसके साथ कंबाइन होगा, हेक्सोकाइनेज होलो एंजाइम बन जाएगा, और हेक्सोकाइनेज फिर ये एटीपी और ग्लूकोज को आपस में रिएक्ट करवाएगा, और एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में शिफ्ट हो गया, और ग्लूकोज फॉस्फेट लेने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, यानी ग्लूकोज के 6th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, और एटीपी अपना फॉस्फेट लूज करके एडीपी बन गया. तो ये पहला रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें इस्तेमाल होने वाला ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज ये मैग्नीशियम आयन को एज अ कोफैक्टर यूज कर रहा है.
समझ आई बात। तो ये एग्जाम्पल थी एक्टिवेटर की। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि को फैक्टर ऑर्गेनिक नेचर के भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक नेचर के को फैक्टर्स की फर्दर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑर्गेनिक नेचर के को फैक्टर्स या तो को एंजाइम्स कहलाते हैं या फिर इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहा जाता है। कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में फ़र्क ये होता है कि कोएंजाइम्स दरअसल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की तरह, एक्टिवेटर्स की तरह ये भी डिटैचेबल होंगे, यानी इनके अंदर भी डिटैचेबल प्रॉपर्टी पाई जाती है। कोएंजाइम भी एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ रिएक्शन एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होते हैं और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा ये डिटैच हो जाएंगे, तो इनको भी डिटैचेबल कोफैक्टर्स कहा जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो कोएंजाइम्स हैं इनको आमतौर पर विटामिन से ड्राइव किया जाता है। विटामिन या तो डायरेक्टली खुद कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं या विटामिन आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशन दे बिकम कोफैक्टर्स, यानी जैसे ATP, NAD, FAD ये एग्जाम्पल्स है कोएंजाइम्स की, और ये चीज़ें विटामिन से ड्राइव होती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है ऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर्स जिन्हें कोएंजाइम्स कहा जाता है ये भी डिटैचेबल होते हैं। दे आर ड्राइव फ्रॉम विटामिन्स, और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? ATP, NAD और FAD+। सो ये एग्जाम्पल्स हैं कोएंजाइम्स की। तो इनकी आप एग्जाम्पल देखिए कौन सा एंजाइम है जो इनको यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक तो एग्जाम्पल जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी वो भी ले सकते हैं, और ये दूसरी एक और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जो पहले वाली एग्जाम्पल थी उसमें ये जो ATP मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे देखा ना, ये एज अ कोएंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है। और इसी तरह से दूसरे रिएक्शन के अंदर यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की कन्वर्जन दिखाई गई है एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH2 के अंदर, और इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज नोन एज अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक कोएंजाइम को यूज़ कर रहा है, और वो कोएंजाइम है NAD+। तो ये विद हेल्प ऑफ NAD+ इथाइल अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, और हाइड्रोजन लेने के बाद NAD+ ये NADH2 बन जाएगा, और जबकि इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन लॉस होने के बाद एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर NAD का रोल देखा एज अ कोएंजाइम, और इस केस में ATP का रोल देखा एज अ कोएंजाइम। यहाँ पर आपको एक और बात भी नज़र आ रही है कि समटाइम किसी एंजाइम को एक्टिव होने के लिए ना सिर्फ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है, जैसे आप हेक्सोकाइनेज की एग्जांपल देखिए। हेक्सोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसको इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन भी रिक्वायर्ड है, और इसको ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर कोएंजाइम यानी ATP भी रिक्वायर्ड है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक हेक्सोकाइनेज ने काम नहीं करना। तो हेक्सोकाइनेज एक ऐसे एंजाइम की एग्जांपल है जिसमें दो कोफैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, बाजू का एक एंजाइम के अंदर एक से ज़्यादा कोफैक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए तो सिर्फ एक ही कोफैक्टर उनको रिक्वायर्ड होगा, समटाइम एक से ज़्यादा कोफैक्टर्स भी उनको रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपको मैंने बताया कि कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक नेचर के अगर हों तो वो 2 पॉसिबिलिटीज उनकी, या तो वो कोएंजाइम्स होते हैं या फिर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहा जाएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनिक नेचर का कोफैक्टर है जो अनलाइक कोएंजाइम परमानेंटली अटैच होगा, कोवलेंटली बॉन्डेड होगा विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, यानी ये इन बाकी 2 की तरह डिटैचेबल नहीं है। जैसे हमने कोएंजाइम और एक्टिवेटर के केस में ये कहा कि रिएक्शन के स्टार्ट होने पर ये एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने पर ये उससे डिटैच हो जाएंगे, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप इस तरह से नहीं होता। प्रोस्थेटिक ग्रुप जब एक दफ़ा एंजाइम बन जाए और एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट स्टैब्लिश हो जाए तो उसके साथ वो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाता है, और वो परमानेंटली फिर उसके साथ अटैच रहता है, बॉन्डेड रहता है, उसका परमानेंट पार्ट बन जाता है, और जब तक एंजाइम डीनेचर ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक वो प्रोस्थेटिक ग्रुप उसका पार्ट रहेगा। तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड या परमानेंटली बॉन्डेड पार्ट होता है किसी भी एंजाइम का। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो इसका मतलब ये परमानेंटली अटैच रहेगा। और ऐसे कोफैक्टर की एग्जांपल क्या होगी? ऐसे कोफैक्टर की एग्जांपल है जैसे एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन स्ट्रक्चर, एक पोरफायरिन रिंग, ये कुछ एंजाइम्स के पास मौजूद है, जैसे साइटोक्रोम्स ऐसे एंजाइम की एग्जांपल है। इस आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन को हेम भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज HAEM, हेम।
तो ये हेम पोर्शन ये कुछ एंजाइम्स में पाए जाते हैं। हेम पोर्शन बेसिकली ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। पोरफायरिन का मतलब क्या है? पोरफायरिन ये दरअसल एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होता है। सो दिस कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, दिस ऑर्गेनिक इन नेचर कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जैसे ये पोरफायरिन की जो हेम ग्रुप है, इसके अंदर आयरन समटाइम प्रेजेंट होगा और समटाइम इसके अंदर कोई और इस तरह का मेटेलिक आयन भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हेम पोर्शन पोरफायरिन पर मुश्तमिल ये कुछ एंजाइम्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। और ऐसे एंजाइम की एग्जांपल क्या है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। साइटोक्रोम ये हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम्स की मदद से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म किया जाता है। वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको कोफैक्टर की जो केमिकल नेचर है ना उसका अंदाजा हो गया है। कोफैक्टर की केमिकल नेचर क्या थी कि कोफैक्टर प्रोटीन इन नेचर नहीं होंगे, ये बात फैक्ट है, क्योंकि कोफैक्टर को हम डिफाइन ही क्या इस तरह करते हैं कि दिस इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन इसकी केमिकल नेचर ऑर्गेनिक होगी या इनऑर्गेनिक, तो मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक इनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है और इन केस ऑफ ऑर्गेनिक इनकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये कोएंजाइम्स कहलाते हैं या फिर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो अब मेरे ख्याल में आपको केमिकल नेचर ऑफ कोफैक्टर बिल्कुल क्लियर हो गई है और तीनों टाइप के जो कोफैक्टर्स हैं उनकी आपको एग्जांपल्स भी मिल गई हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इन कोफैक्टर्स को यूज़ करते हैं, उन एंजाइम्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो आप इजीली अब इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल ये सभी कोफैक्टर्स कहलाते हैं, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप भी एक कोफैक्टर है और कोएंजाइम भी एक कोफैक्टर है और ये जो एक्टिवेटर्स हैं ये भी कोफैक्टर्स हैं। इज दैट क्लियर? सर NAD+FAD+ इसका क्या मतलब है सर? किस चीज पर स्टैंड है? ये स्टैंड फॉर NAD+। जी बिल्कुल, देखेंगे बेटा, ये जो NAD है ना, हमने अभी जो पिछला चैप्टर कवर किया है जो कि अनफॉर्चुनेटली आपने वो फिजिकल क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उसके वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह विद इन वीक आपके पास वो सारे लेक्चर आ जाएंगे। तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो NAD होता है ना, ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। ये डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन को। इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और जो प्लस का साइन इसके ऊपर लगा होता है ना, ये इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट को इंडिकेट कर रहा होता है। जिसके ऊपर प्लस चार्ज मौजूद हो तो वो मॉलिक्यूल दरअसल ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो FAD+ हमने शो किया है, तो FAD स्टैंड्स फॉर फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। दिस इज अनदर डाई न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों भाई हैं आपस में, दोनों डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स आप जब न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे, ये लास्ट जो चैप्टर गुजरा है बायोमॉलिक्यूल्स का, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिया हुआ है। तो वहाँ पर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स क्या बला है, ठीक है जी। तो ये दोनों डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं जी। कोई और क्वेश्चन? क्लियर? यस सर। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.